स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं ये सीरीज़ जो है आप लोगों को पसंद आ रही होगी, साथ ही वीडियो भी जो है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अभी जो है हम लोग लगातार जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को ला रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसमें आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है आराम, निद्रा और व्यायाम, ठीक है, यानी मरीज के लिए आराम जरूरी और निद्रा और व्यायाम कैसे ज़रूरी है या क्या महत्व क्या है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आराम जो होता है यानी कंफर्ट और रेस्ट, किसी भी व्यक्ति या मरीज की आराम एक ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति व मरीज की देखभाल के दौरान उसके स्वास्थ्य में विकास का काम करती है। मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करनी चाहिए जिससे उसके स्वास्थ्य लाभ में उन्नति हो सके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आराम। जब हम अस्वस्थ स्थिति में होते हैं तो उस स्थिति में हमको सबसे ज़्यादा जो नीड होता है वो होता है आराम का, ठीक है। आदमी जब आराम की स्थिति में होता है, ठीक है, यानी वो रेस्ट करता है, तो उस स्थिति में जो है वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करता है और जल्दी रिकवरी होने का चांस उसमें बढ़ जाता है। जो उसके स्वास्थ्य में रिकवरी होने का जो चांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं अस्वस्थता की स्थिति में या किसी भी व्यक्ति या मरीज के लिए वो है कंफर्ट और रेस्ट यानी आराम। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निद्रा, ठीक है। कंफर्ट और रेस्ट तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ ही निद्रा भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, यानी स्लीप। एक व्यक्ति की ये जो होती है व्यक्तिगत आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत नीड होता है, पर्सनली जो है नीड होता है, जो व्यक्ति को आराम तथा विश्राम की अनुभूति प्रदान करती है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होगी वह है निद्रा यानी स्लीप। और तीसरा होता है व्यायाम। अस्वस्थता या स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, ठीक है, या फिर शारीरिक विकृति को दूर करने के लिए हम लोग जो शारीरिक परिश्रम करते हैं उसी को व्यायाम बोलते हैं, जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नीडली होती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो उस स्थिति में उसके स्वास्थ्य में सुधार होने के जो परसेंटेज हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और ये काफ़ी हितकारी भी उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आराम, निद्रा और व्यायाम, ठीक है, जो कि एक मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब इन तीनों का जो है महत्व है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, यानी आराम, निद्रा और व्यायाम यानी कंफर्ट, स्लीप एंड एक्सरसाइज का जो महत्व है उसको अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ें होती हैं वो होता है स्वास्थ्य में वृद्धि होता है। इन तीनों चीज़ों को अगर अच्छी तरीके से मिलने पे या अच्छी तरीके से ढालने पे जो है वो स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, यानी हमारा हेल्थ जो है वो सुदृढ़ होता है, बढ़िया होता है। उसके बाद जो भी पीड़ा वगैरह है उससे भी मुक्ति मिलती है, ठीक है, यानी हम लोग उससे फ्री होते हैं। साथ ही थकावट दूर होती है, मानसिक व शारीरिक शांति भी पहुंचती है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता मिलती है। साथ ही प्रसन्नता व स्फूर्ति के साथ शक्ति में जो है बढ़ोतरी होती है। साथ ही ताजगी का अनुभव होना, कार्य क्षमता में वृद्धि होना, तनाव से मुक्त मिलना और स्मरण शक्ति में वृद्धि होना, साथ ही सौंदर्य में वृद्धि होना, ये सब जो है इन तीनों के कारण हम लोग को मिलती है, ठीक है। यानी इसका महत्व जो है आराम, निद्रा और व्यायाम का काफ़ी ज़्यादा है हमारे लाइफ में। हमारे जो अस्वस्थता की स्थिति बोलें या स्वस्थता की स्थिति, इन तीनों में जो है, इन तीनों के कारण जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रदान होती है, जिसमें स्वास्थ्य में वृद्धि होना, पीड़ा से मुक्ति मिलना, साथ ही थकावट दूर होना, मानसिक व शारीरिक शांति पहुंचाना, साथ ही शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता मिलना, प्रसन्नता व स्फूर्ति के साथ शक्ति में बढ़ोतरी, ताजगी का अनुभव होना, साथ ही कार्य क्षमता में वृद्धि होना, तनाव से मुक्ति मिलना और स्मरण शक्ति में वृद्धि होना, साथ ही सौंदर्य में भी वृद्धि होना, ये इन तीनों के कारण जो है संभव हो पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निद्रा और आराम में अवरोध करने वाले कारक यानी रिस्ट्रिक्ट करने वाले या इनहिबिटिंग फैक्टर जो होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि आराम और निद्रा को अवरोध कर सकते हैं यानी इनहिबिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आराम में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो होता है किसी प्रकार का दर्द या पीड़ा। दूसरा तेज प्रकाश और तेज जो ध्वनि होती है वो, साथ ही मरीज के आसपास गंदगी, वातावरण में अप्रिय गंध, ठीक है। उसके बाद किसी भी प्रकार की चिंता, व्याकुलता या घबराहट। उसके बाद पर्याप्त आराम के साधन न होना, मरीज के शरीर का तापमान बढ़ा होना, साथ ही मरीज के बिस्तर की चादर, गद्दे आदि की जो है अव्यवस्था होना, मरीज को असुरक्षित होने का भाव होना, साथ ही किसी प्रकार का तेज शोर वगैरह, जैसे मैंने ऊपर भी बताया। तो इन सब फैक्टर जो होते हैं वो आराम में अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। खासकर हमारे शरीर में अस्वस्थता स्थिति हो तो उस स्थिति में आराम जो है हम लोग के दूर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अवरोध उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उसमें
पहला आता है किसी प्रकार का दर्द या पीड़ा, उसके बाद तेज व तीव्र प्रकाश, साथ ही मरीज के आसपास गंदगी, अप्रिय गंध, चिंता, व्याकुलता, घबराहट, पर्याप्त आराम के साधन न होना, साथ ही मरीज के शरीर का तापमान बढ़ा होना, मरीज के बिस्तर की चादर, गद्दे आदि की अव्यवस्था या गंदगी या फिर नहीं होना, उसके बाद मरीज को असुरक्षित होने का भाव होना और किसी भी प्रकार का तेज शोर वगैरह होने के कारण जो है वो आराम में बाधा उत्पन्न होती है। अब बढ़ेंगे हम लोग निद्रा और आराम के उपाय और अवधि के तरफ, यानी टेक्निक एंड ड्यूरेशन फॉर रेस्टेंट स्लीप। ठीक है, यानी कितने देर का होना चाहिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए निद्रा और आराम के लिए, उसका बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है विश्राम स्थल शोर, प्रकाश, गंदी एवं धूल रहित होना चाहिए, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का शोर शराबा, प्रकाश की कम उपस्थिति या बहुत कम, ठीक है, डीप लाइट वगैरह जो होता है, उसके बाद गंदगी और धूल रहित जो बिस्तर वगैरह होना चाहिए। साथ ही विश्राम स्थल जो है प्रॉपर वेंटिलेट होना चाहिए, यानी वहाँ हवादार स्थिति होनी चाहिए। साथ ही शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए। रात को सोते समय ढीले ढाले जो वस्त्र हैं उसको पहनने चाहिए। साथ ही निद्राकारी औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिस्तर साफ सुथरा सिलवटों रहित होना चाहिए। उसके बाद सोने से पहले सिर की हल्की मालिश करने से जो है अच्छी नींद का अनुभव होता है। सोने से पहले मानसिक चिंता, अवसाद आदि से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही सोने से पहले अच्छा ख्याल मन में लाएं, बुरा ना सोचें। ठीक है, इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही रात को हल्का मनोरंजन, थोड़ा व्यायाम एवं पुस्तक आदि पढ़ना भी निद्रा लाने में जो है सहायता प्रदान करती है। एक मनुष्य के लिए जो है निद्रा और आराम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके उपाय और अवधि के लिए जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, जिसमें विश्राम स्थल शोर, प्रकाश, गंदगी एवं धूल रहित होना चाहिए। साथ ही विश्राम स्थल हवादार होना चाहिए। शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए। साथ ही रात को सोते समय ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। निंद्राकारी औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिस्तर साफ सुथरा सिलवटों रहित होना चाहिए। साथ ही सोने से पहले सिर की हल्की मालिश करने से जो है अच्छी नींद का अनुभव होता है। साथ ही सोने से पहले अच्छा ख्याल मन में लाना चाहिए। ठीक है, खराब या जो हमारे अहितकारी हो, ठीक है, वैसे चीज़ों को जो है निगलेक्ट करना चाहिए। साथ ही रात को हल्का मनोरंजन, थोड़ा व्यायाम और पुस्तक आदि पढ़ना भी निंद्रा लाने में जो है सहायता प्रदान करती है। तो ये कुछ हो गए जो निंद्रा लाने के लिए उपाय होते हैं, उसका बात। अब बढ़ेंगे हम लोग इसके अवधि की तरफ। निंद्रा एवं आराम का जो अवधि होता है, ड्यूरेशन कितना देर का होना चाहिए, उसका बात। तो एक नवजात शिशु के लिए जो है 20 से 22 घंटा, बालक के लिए जो है यानी टोडलर वगैरह के लिए 12 से 14 घंटा, एक विद्यार्थी के लिए 9 से 10 घंटे और एडल्ट के लिए जो है 7 से 9 घंटे जो है वो निंद्रा और आराम की अवधि जो है उचित मानी जाती है। ठीक है, निंद्रा और आराम की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है रेस्ट एंड स्लीप का, वो शिशु के लिए 20 से 22 घंटा, बालक के लिए 12 से 14 घंटा, विद्यार्थी के लिए जो है 9 से 10 घंटे और एक वयस्क के लिए जो है वो 7 से 9 घंटे तक रखा जाता है या आदर्श माना जाता है, आइडियली माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है शारीरिक यांत्रिकता या देह यांत्रिकी, यानी बॉडी मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो देह यांत्रिकी पेशीय कंकाल और तंत्रिकीय तंत्र के समन्वय प्रयास को कहते हैं, जो उठन चलन स्थिति और दैनिक जीवन की गतिविधियों के प्रदर्शन के दौरान मुद्रा, संतुलन और शारीरिक जो सिद्ध होती है उसको बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, यानी बॉडी मैकेनिज्म जो होता है वो पेशीय कंकाल, हमारी शरीर की जो पेशीय कंकाल होती है और तंत्रिका तंत्र के जो समन्वय है यानी गठजोड़ प्रयास को बोलते हैं, जो हमारे उठने, बैठने, चलने या फिर जो भी दैनिक क्रियाएं हैं उसको प्रदर्शन करने के दौरान जो हमारी मुद्रा, संतुलन और शरीर का जो सिद्ध है उसको बनाए रखने में जो मदद करती है उसी को बोलते हैं। साथ ही अब इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी बॉडी मैकेनिज्म का जो है उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहला मरीज को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, जो कि हमारा शरीर जो है वो करता है। साथ ही मरीज के तनाव एवं चोट की संभावना का कम करना। ठीक है, बॉडी मैकेनिज्म से एक तो हमारे सुरक्षा होता है, साथ ही तनाव और चोट की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, साथ ही थकावट भी कम होती है। उसके बाद शरीर में होने वाली विकृतियाँ जो हैं वो भी कम हो जाती हैं या इससे हम लोग बच जाते हैं। साथ ही हमारे जो सौंदर्य है उसमें वृद्धि होती है और हमारे रक्त संचार और पाचन क्रिया में भी जो है सहायता मिलती है। उसके बाद हमारा शरीर जो है वो एक सीध यानी एलाइन में उत्पन्न हो जाता है या होता है। साथ ही उपयुक्त संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। यह शरीर की क्रियाओं को सुचारू करने में भी जो है वो हेल्पफुल होता है। साथ ही शरीर की एक सूत्रता यानी एलाइनमेंट, थकान और कुरूपता को जो है रोकती है। तो ये हो गया बॉडी मैकेनिज्म का पर्पस। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख है हमारी शरीर की सुरक्षा और जो तनाव और चोट की संभावना है उसको कम करना। ठीक है, साथ ही थकावट और विकृति से भी बचाना। उसके बाद सौंदर्य में वृद्धि करना, कुरूपता से बचाना,
ठीक है। उसके बाद पाचन क्रिया में मदद करना, रक्त संचार में मदद करना, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बॉडी मैकेनिज्म का मेन पर्पस होता है। अब इसके सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, यानी बॉडी मैकेनिज्म का क्या सिद्धांत यानी प्रिंसिपल है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका मेन जो प्रिंसिपल होता है वो होता है नर्स की स्थिरता के लिए अधिक से अधिक व्यापक समर्थन का आधार होता है। दूसरा, देह यांत्रिकी काम के बल को कम कर चोट के जोखिम को भी कम कर देता है। साथ ही देह यांत्रिकी बनाए रखने से मांसपेशिया समूहों के थकान कम हो जाती है और शरीर के सभी भागों के उचित संतुलन के लिए ऊर्जा संरक्षण में जो है मदद करता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल बॉडी मैकेनिज्म का। अब इसके नियम क्या क्या कहते हैं, यानी रूल क्या क्या है बॉडी मैकेनिज्म का, अब उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है किसी कार्य को करते समय शरीर को कार्य से नज़दीक रखना। जैसे डेस्क पर काम करते समय डेस्क के बिल्कुल पास बैठना चाहिए। किसी चीज़ को सिर की ऊंचाई के ऊपर से निकालना हो तो उस स्थान के बिल्कुल नज़दीक खड़े होना चाहिए, ठीक है। ये है पहला नियम बॉडी मैकेनिज्म का। दूसरा नियम बोलता है कि किसी कार्य को करते समय अपने पैरों को फैलाकर खड़े होना चाहिए। इससे संतुलन बनाए रखने में तथा अपने काम करने में जो है आरामपूर्वक मिलता है या आराम मिलता है। साथ ही यदि आपको किसी वस्तु या चीज़ को उठाना हो तो अपने घुटनों को मोड़ लें, बल्कि पीठ झुकाने का, ठीक है। साथ ही यदि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना हो तो उस स्थिति में शरीर को वस्तु के ऊपर रखना चाहिए, जिससे शरीर का भार को जो है काम में ला सकें, ठीक है। साथ ही किसी भी क्रिया को करते समय शरीर के दूरस्थ भागों अर्थात पाँव, हाथ की लंबी एवं सशक्त पेशियों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही किसी कार्य को करते समय भौतिकी के नियमों का जो है पालन करना चाहिए, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल का अधिक असर न हो। साथ ही दोनों पैरों को एक दूसरे से फैलाकर रखना चाहिए, जिससे एक विस्तृत यानी चौड़ा आधार तल मिल सके। तो ये हो गया देह यांत्रिकी के लिए जो जरूरी नियम है, यानी रूल्स ऑफ बॉडी मैकेनिज्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मरीज को पलंग से व्हील चेयर पर स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ए पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर। जब भी निःशक्त व्यक्ति रहता है या फिर चलने फिरने में असमर्थ होता है, बेहोशी की स्थिति में होता है, तो अगर हम लोग को व्हील चेयर का ज़रूरत पड़ता है किसी को इधर से उधर ले जाने में, तो अब हम लोग क्या प्रोसेस अपनाते हैं उसका देखते हैं बात, ठीक है। तो मरीज को उसके परिजनों को मरीज के स्थानांतरण प्रक्रिया के बारे में बताना चाहिए। साथ ही व्हील चेयर मरीज के पास रखना चाहिए और उसके पहियों को जो है ताला लगा देना चाहिए, यानी उसको लॉक कर देना चाहिए, जिससे व्हील चेयर जो है हिले डुले नहीं, जिस पोजीशन में रखा गया है या जो पोजीशन हमको चाहिए उसी पोजीशन में रहे, हिले डुले नहीं। साथ ही व्हील चेयर को पलंग के दाएं ओर रखना चाहिए तथा मरीज को जो है बाईं ओर से बिठाया जा सके। उसके बाद मरीज को पलंग के किनारे बिठाना में मदद करना चाहिए। साथ ही मरीज को नीचे की ओर, ताकि मरीज के पाँव जो होते हैं वो फर्श पर टिक सकें। साथ ही बिस्तर को नीचे की ओर करें ताकि मरीज के जो पाँव हैं वो फर्श पर टिक सकें, ठीक है। ये कॉन्शियस हो तब। साथ ही रोगी को अपने हाथ बिस्तर पर या नर्स के कंधे पर रखने को कहें ताकि रोगी जो है आराम से खड़े हो सके। साथ ही मरीज को सीधे खड़े रहने में मदद करनी चाहिए तथा जब मरीज धीरे धीरे व्हील चेयर की तरफ खिसकने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही अब मरीज को अपने बाएं हाथ को व्हील चेयर के दूसरे वाले हिस्से पर टिकाने के लिए कहना चाहिए। साथ ही अब मरीज को ये भी बोलना चाहिए कि वह व्हील चेयर पर थोड़ा प्रयास करके बैठे, यानी खुद के प्रयास द्वारा बैठने का कोशिश करना चाहिए। साथ ही मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करना चाहिए। उसके दोनों हाथ व्हील चेयर के दोनों हाथों पर जो है टिकाकर आराम से बैठने को बोलना चाहिए। साथ ही यदि व्हील चेयर लॉक की है तो लॉक खोल देना चाहिए और मरीज को आवश्यकता अनुसार अन्य यंत्र यानी जहाँ जरूरी है वहाँ ले जाना चाहिए। उसके बाद मरीज को कुर्सी से वापस स्थानांतरित करने के लिए इस प्रक्रिया को जो है उल्टे क्रम में दोहराना चाहिए, ठीक है। तो ये था जो व्हील चेयर पर जब हम लोग स्थानांतरित करते हैं मरीज को, ठीक है, पलंग से, उसका प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टाइप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही जो यूट्यूब चैनल है नर्सिंग ज्ञान कोश उसके बायो में भी दिया हुआ है, आप लोग उस पर टाइप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।